को इन अनेक्जर 1 की क्रोनिक डिजीज है, तो उस अध्यापक ने यदि एम्स दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ या इन 9 से अपना सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा रखा है और उसकी वैलिडिटी आज के दिन है, तो वो वैलिड है, उसको दोबारा से अपना सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई स्पाउस है और उनकी पोस्टिंग हरियाणा में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में है जी, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिले। पॉलिसी के अंदर साफ साफ मेंशन है कि आपको अगर अपनी प्रेफर्ड चॉइस का स्टेशन नहीं मिलता है तो एक क्लोज होता है एनीवेयर इन द स्टेट, तो जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप आपको कोई ना कोई विद्यालय अपने स्तर पे दे देगा। और एक जैसे नेशनल अवार्ड मिलता है किसी टीचर को, स्टेट अवार्ड मिलता है, पहले शायद उसके लिए भी वेटेज मिलती बिल्कुल थी। बिल्कुल। तो क्या अब उनको मिलेगी? उस 2023 की पॉलिसी में भी अधिकारियों को पता नहीं क्या समझ में आई कि उन्होंने उस 23 की पॉलिसी को भी बिना प्रैक्टिकल आजमाए, बिना उस पे कोई काम किए, फिर से उस पॉलिसी को खत्म करके अब नई पॉलिसी का निर्माण किया है और उसमें भी बदलाव कर दिया गया। यानी 23 की पॉलिसी जिसके माध्यम से तबादले नहीं हुए उसको भी इन्होंने हटा के अब नए नियम ये लेके आए हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट पहले सीएमओ से बनवा लेते थे टीचर मोस्टली, अब की बार कहते हैं कि वो प्रदेश के 9 मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से ही बोर्ड द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा। ना मिनिमम कोई क्राइटेरिया है, बस ये अध्यापक को अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी मेरिट के अनुसार वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भरे ताकि उसको अपनी चॉइस का विद्यालय मिल सके। क्या ये जो नए स्कूल की चॉइस का जो अब नियम लागू किया है तो क्या इसमें सभी टीचर्स को अपने पसंद के स्कूल मिल पाएंगे? 2016 से लेकर 2022 तक ये तबादले हुए 4 बार और इसमें जो नियम था वो था कि आप जो विद्यालय चुनते थे वो जोन के आधार पर चुनते थे कि आपको 7 जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं विद्यालय और उनको आप चॉइस ले लेते थे, आपके मेरिट पॉइंट के आधार पे आपको स्कूल मिलता था। कि प्रोटेक्ट टीचर यानी कि प्रोटेक्शन दी जाएगी किसी टीचर को पॉलिसी में जी, वो क्या है? प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए तो 3 साल से नहीं हुए हैं। अगर हम जेबीटी कैडर की बात करें तो उनको तो 9-9.5 साल तबादले नहीं हुए, उनकी 2016 में हुई थी, उसके बाद उनके तबादले नहीं हुए हैं। तो ये कुछ कैडर की 3 साल से नहीं हुई है और जेबीटी कैडर की तो पिछले 9.5 साल से तबादले नहीं हुए। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्कूल शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की। 3 साल से इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद जगी है जिसमें हरियाणा सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 का प्रारूप तैयार किया है और अप्रैल तक सभी शिक्षकों को नए स्कूल में ज्वाइनिंग देने का दावा भी किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या नियम है, क्या नए शर्तें लागू की गई है, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सतपाल सिंधु जो हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के प्रधान है, तो लंबे समय से ये मांग करते आ रहे थे कि भाई शिक्षकों के तबादले नहीं हो रहे जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सतपाल सिंधु जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरकार सरकार ने नया प्रारूप तैयार कर ही दिया है जी। तो अब जैसे जो नई पॉलिसी बनाई है, हरियाणा स्कूल टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनाई है, उसमें क्या नए नियम लागू किए गए हैं और शिक्षकों को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदे नुकसान से पहले थोड़ा सा हम इसके इतिहास में एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2016 में टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी जी, और उसमें समय समय पे बहुत कुछ बदलाव किए गए और आप ये भी कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी बदल भी दी गई। अब पिछले जो ट्रांसफ़र हुए वो 2022 में हुए थे, जबकि जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी का नियम है वो ये कहता है कि हर साल तबादले होने चाहिए। जी, 22 के बाद अब तक तबादले नहीं हुए। 23, 24, 25 भी निकल गया। ये आप कह सकते हैं कि ये मास्टर वर्ग जिसको टीजीटी कहा जाता है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए तो 3 साल से नहीं हुए हैं। अगर हम जेबीटी कैडर की बात करें तो उनको तो 9-9.5 साल तबादले नहीं हुए, उनकी 2016 में हुई थी, उसके बाद उनके तबादले नहीं हुए हैं। तो ये कुछ कैडर की 3 साल से नहीं हुई है और जेबीटी कैडर की तो पिछले 9.5 साल से तबादले नहीं हुए। पहले जोन के आधार पे होते थे, 7 जोन बने हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो
अब ब्लॉक और सीधे बताते हैं कि स्कूल जो टीचर हैं वो सीधे अपने स्कूल का भी चयन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जो टीचर हैं वो उनके फ़ोन भी आ रहे होंगे, आपके पास भी आ रहे होंगे कि भाई हम कैसे स्कूल का चयन करेंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक का क्या फंडा है इसमें। तो ये थोड़ा सा स्पष्टता से आप हमें बताइए ताकि शिक्षकों को इसका फ़ायदा भी हो सके। जी, 2016 से लेकर 2022 तक ये तबादले हुए 4 बार। जी। और इसमें जो नियम था वो था कि आप जो विद्यालय चुनते थे वो जोन के आधार पे चुनते थे कि आपको 7 जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं विद्यालय, और उनको आप चॉइस ले लेते थे, आपके मेरिट पॉइंट के आधार पे आपको स्कूल मिलता था। लेकिन 2022 के बाद 2023 में 2022 की पॉलिसी को हटा दिया, रिपील कर दिया गया और एक नई पॉलिसी आई 2023 में। उसके जरिए तबादले तो नहीं हो पाए, लेकिन उसमें ये जोन सिस्टम हटा दिया गया और ये कहा गया कि अब आपको पहले ब्लॉक चॉइस करना पड़ेगा और जो आपकी मेरिट के हिसाब से आपको ब्लॉक मिलेगा उसमें जो स्कूल होंगे फिर आप सेकंड आपके स्टेप पे आप स्कूल चॉइस ले पाएंगे। लेकिन उस 2023 की पॉलिसी में भी अधिकारियों को पता नहीं क्या समझ में आई कि उन्होंने उस 23 की पॉलिसी को भी बिना प्रैक्टिकल आजमाए, बिना उस पे कोई काम किए फिर से उस पॉलिसी को खत्म करके अब नई पॉलिसी का निर्माण किया है और उसमें भी बदलाव कर दिया गया। यानी 23 की पॉलिसी जिसके माध्यम से तबादले नहीं हुए उसको भी इन्होंने हटा के अब नए नियम ये लेके आए हैं। और जितना हम उसको समझ पाए उसमें कैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे उसको, उसमें ये सीधा अब अध्यापक जो है वो सीधा विद्यालय चुन पाएगा। ब्लॉक का जो सिस्टम है वो केवल और केवल अगर आप एक शिक्षक का उदाहरण लेके आगे बढ़ेंगे तो उस अगर शिक्षक ने एक ब्लॉक में 15 साल अपने पूरे कर लिए, सेवाएं दे दी है, तो वो संबंधित ब्लॉक के जो विद्यालय है वो शिक्षक को दिखाई ही नहीं देंगे। अगली बार जब वो ट्रांसफर ड्राइव में हिस्सा लेंगे तो अब इस बार भी अगर किसी शिक्षक ने एक ब्लॉक में, जैसे हरियाणा के आज के दिन एजुकेशनल ब्लॉक 119 है, अगर एक ब्लॉक में उसकी सेवाएं अलग अलग स्कूलों में या जहां भी उसकी सेवाएं हैं 15 साल हो गई हैं, तो संबंधित ब्लॉक के जो स्कूल हैं वो उसको सॉफ्ट के ऊपर दिखाई नहीं देंगे जी। और पूरा जो हरियाणा है उस ब्लॉक को छोड़ के या जितने भी ब्लॉक में उसने 15-15 साल सर्विस दे ली है उसके अलावा उसको सीधे स्कूल शो किए जाएंगे और वो अपने मेरिट के हिसाब से वो स्कूल ले पाएगा। अच्छा, इसमें सिंधु साहब ये जो स्कूल है इनका चयन कैसे करेंगे? कितने मैक्सिमम स्कूल कितने कर सकते हैं या ब्लॉक के स्कूलों को कर सकते हैं, वो क्या थोड़ा सा समझाइए। ये ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी स्कूल आपको शो हो रहे हैं उनको आप सारों को भी भर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिट नहीं है, ना मिनिमम कोई क्राइटेरिया है। बस ये अध्यापक को अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी मेरिट के अनुसार वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भरे ताकि उसको अपनी चॉइस का विद्यालय मिल सके। बाई चांस एक टीचर ने स्कूलों का जैसे 200 स्कूलों का चयन किया और उनको उनकी पसंद का स्कूल नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? पॉलिसी के अंदर साफ साफ मेंशन है कि आपको अगर अपनी प्रेफर्ड चॉइस का स्टेशन नहीं मिलता है तो एक क्लोज होता है एनीवेयर इन द स्टेट, तो जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप आपको कोई ना कोई विद्यालय अपने स्तर पे दे देगा। हरियाणा में कोई भी स्कूल दे देगा। और जैसे इसमें जो मेरिट बनेगी, मैक्सिमम अंक इसमें है 80 जी, जिसमें एज के है 60, 20 है वेटेज जो मिलती है। तो ये अंकों का जो मेरिट है, वेटेज है, वो कैसे मिलती है? देखिए, जो मैक्सिमम स्कोर है जैसा कि आपने बताया कि वो 80 का स्कोर होता है, उसके आधार पे आपके अध्यापक का जो चॉइस उसने ले रखी है वो मिलेगा। लेकिन इसमें अलग अलग किस किस चीज़ के ये नंबर है। 60 नंबर मैक्सिमम हमारी उम्र के हैं और 20 नंबर अलग अलग फैक्टर के उसके अंदर डाल रखे हैं। जैसे उसमें अहम बिंदुओं की हम बात करें कि हमारी जो क्रोनिक डिजीज हैं जैसे, तो उनकी एनेक्जर दे रखी है पॉलिसी के अंदर, उसके अलग से मार्क्स दे रखे हैं। आप अगर कपल केस के क्राइटेरिया में आते हैं तो उसके मार्क्स आपको अलग से दे रखे हैं। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर हैं जो 20 नंबर में आपको मिलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर एक अध्यापक अलग अलग फैक्टर उसको मिल रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर 20 ही दिए जाएंगे उसको, 20 से ज़्यादा नंबर उसको नहीं दिए जाएंगे। एक जैसे आपने डिजीज की बात की, मेडिकल सर्टिफिकेट पहले सीएमओ से बनवा लेते थे टीचर मोस्टली, अब की बार कहते हैं कि वो प्रदेश के 9 मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से ही बोर्ड द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा, और जिसमें एक एम्स दिल्ली और PGIMS चंडीगढ़,
ये 2 संस्थान ऐड कर 11 संस्थान है जहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये जो CMO से सर्टिफिकेट बनता था वो मान्य क्यों नहीं है और इसकी क्या क्या दिक्कतें आएंगी टीचर को? देखिए, पहले विभाग ने जो बात संगठनों को बताई है या जो हम कम्युनिकेशन कर पाए, उसमें क्या पाया गया कि बहुत सारे अध्यापकों के द्वारा जो CMO से सर्टिफिकेट पहले जारी करवाए हैं उसकी सत्यता की जांच नहीं हो पा रही है, या ये कह लीजिए वो किसी तरीके से पहले बना लिए गए होंगे और उसमें एक स्पष्टता आए कि जिसको वो डिजीज है केवल वही उस सर्टिफिकेट के बेनिफिट ले पाए। तो उसके लिए अब क्या किया गया है कि अब से पहले जो भी CMO के द्वारा जिला स्तर पे सर्टिफिकेट इशू करवाए गए हैं उनको अमान्य कर दिया गया है। और जो हरियाणा में स्थित 9 हमारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस जिनको आप कहेंगे या इंस्टीट्यूट कहेंगे, वहाँ पे जाके आपको दोबारा से अपने डिजीज़ का सर्टिफिकेट तैयार करवाना पड़ेगा। और इसमें एक थोड़ा सा ये जो आपने अभी कहा 2 इंस्टीट्यूटों के नाम आपने और लिए हैं, एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़। बिल्कुल, ये जो 2 दिन पहले वेबसाइट के ऊपर एक पत्र जारी किया गया विभाग की तरफ से, उसमें केवल 9 के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल इस पॉडकास्ट के माध्यम से बात करना ज़रूरी है, स्पष्ट हो जाएगा ताकि साथियों को कि अगर किसी भी अध्यापक को इन अनेक्जर 1 की क्रोनिक डिजीज है तो उस अध्यापक ने यदि एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़ या इन 9 से अपना सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनवा रखा है और उसकी वैलिडिटी आज के दिन है, तो वो वैलिड है, उसको दोबारा से अपना सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल उस सर्टिफिकेट कहाँ से बना है इस चीज़ की डिटेल MIS के ऊपर दे दे, उसका काम चल जाएगा। हाँ, जिसका केवल CMO स्तर का है उसको जरूर इन इंस्टीट्यूट में जाके वो अपना सर्टिफिकेट दोबारा से बनवाना पड़ेगा। एक जो कपल केस है उसमें बेनिफिट दोनों को मिलेगा या एक को मिल सकता है? जब ड्राफ्ट गया अप्रूवल के लिए CM साहब के पास या ये कह लीजिए कैबिनेट के पास, तब तो शिक्षा विभाग ने कपल केस के नंबरों को हटा के ड्राफ्ट तैयार करके भेजा था। लेकिन इस चीज़ को जब संगठनों के माध्यम से आगे तक पहुंचाया गया कि इसमें कोई ना कोई बदलाव आवश्यक है और पहले भी ये नंबर देते रहा है विभाग, तो कैबिनेट ने दोबारा से इन नंबरों को दिया है। और आपने पूछा कि भाई दोनों में से दोनों को मिलेगा, एक को मिलेगा, तो अब की बार स्पष्ट है, ये पॉलिसी में मेंशन किया गया है कि अगर आपका स्पाउस हरियाणा में परमानेंट पोस्ट पे लगा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ, परमानेंट पोस्ट पे लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का इसमें बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है जी, तो उसको आप कपल केस का बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको ऐसे समझे कि दोनों में से किसी एक को मिलेगा। और जो दूसरा है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब सेम डिपार्टमेंट में है तो भी उसको अंडरटेकिंग देनी है, और अदर देन एजुकेशन डिपार्टमेंट तो भी अंडरटेकिंग देनी है। और वो जो अंडरटेकिंग है वो MIS के ऊपर अपलोड की जाएगी और तभी उसके नंबर अवेल अध्यापक को हो पाएंगे। अगर कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई स्पाउस है और उनकी पोस्टिंग हरियाणा में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में है जी, तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। पहले भी ऐसा ही रहा है कि अगर आपका स्पाउस जो है वो हरियाणा सरकार का कर्मचारी ना होगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, लेकिन उसकी पोस्टिंग जो है 3 जगह हो, या तो हरियाणा में भी कहीं हो सकती है उसकी, या आपके दिल्ली या आपके चंडीगढ़ जी, यहाँ अगर वो पोस्टेड है तो बिल्कुल उसको कपल केस के जो बेनिफिट है वो जरूर मिलेंगे। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो शिक्षकों में इसके लिए रोष भी होना चाहिए और शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं इसमें कोई खामी भी छोड़ी है कि देखो, रिजल्ट के आधार पे एक शिक्षक को पहले अंक मिलते थे, वेटेज मिलती थी, लेकिन अब बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है 10th और 12th का, उसमें अब जो रिजल्ट के जो मार्क्स मिलते थे वो हटा दिए गए हैं। तो इससे आप ये देखिए, जो स्कूल में जो टीचर मेहनत से या एक्स्ट्रा अपना काम करके बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाने में प्रयास करते हैं ताकि उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी में बेनिफिट मिले, वो नंबर हटाने से शिक्षकों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और कोई टीचर अब क्यों रिजल्ट के लिए मारामारी करेगा, क्यों मेहनत करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये आपका पर्सन भी है और आपके विचार भी अच्छे लगे मुझे। व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ कि जो ये पुरानी पॉलिसियों में अध्यापक को उसकी मेहनत का एक फल मिलता था, जिसको एक स्कोर के रूप में हम देखते थे, वो इस पॉलिसी में अब की बार हटा दिया गया है। जो वो नंबर थे वो एक अध्यापक के लिए मोटिवेशन का काम करते थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि अध्यापक बहुत अच्छे ढंग से अपने बच्चों के रिजल्ट पे ध्यान देता था और वो खुद मोटिवेटेड रहता था कि अगर मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाऊंगा
तो आने वाली ट्रांसफर ड्राइव में मेरे को इसके अंक मिलेंगे, बेनिफिट और मैं अपने घर के नजदीक जा पाऊंगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो मोटिवेशन का काम करते थे, लेकिन अभी इस पॉलिसी में जैसा हम देख पा रहे हैं उन नंबरों को हटा दिया गया है, और ये अध्यापक के नाते बिल्कुल भी किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, ये गलत है। उसके नंबर उसको क्रेडिट स्कोर देना चाहिए था। और एक जैसे नेशनल अवार्ड मिलता है किसी टीचर को, स्टेट अवार्ड मिलता है, पहले शायद उसके लिए भी वेटेज मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब उनको मिलेगी? नहीं, ये भी सेम इसी क्लोज की हम बात कर रहे थे कि या तो उसके परफॉर्मेंस के नंबर उसको दिए जाए, उसके रिजल्ट का उसको स्कोर दिया जाए, और एक क्लोज ये भी होता था कि स्टेट अवार्डी टीचर या नेशनल अवार्डी टीचर को भी अलग से नंबर दिए जाते थे, वो भी इसमें से हटा दिए गए हैं। दोनों ही पॉइंट मोटिवेशन का काम करते थे, और अब इसके अंदर उनका ना होना ये एक हमारे लिए भी अचरज की बात है। और अगर देखा जाए तो एक ही क्लोज था जिसमें दोनों को शामिल करके उसको बेनिफिट दिया जाता था, उसको हटा दिया गया है। एक इसमें पॉलिसी में एक जिक्र भी किया गया है कि प्रोटेक्ट टीचर, यानी कि प्रोटेक्शन दी जाएगी किसी टीचर को पॉलिसी में जी, वो क्या है? देखिए, नया क्लोज नहीं है, वैसे तो पहले भी ये क्लोज रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहाँ चर्चा जरूरी है ताकि और थोड़ी सी समझ हो जाए कि ये प्रोटेक्शन का मामला क्या है। इस प्रोटेक्शन कैटेगरी में 4 प्रकार के अध्यापकों को शामिल किया गया है। सबसे पहले कि जिसकी रिटायरमेंट की केवल 1 साल बचा हुआ है, वो अध्यापक किसी भी कैडर का हो, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे हेडमास्टर है, पीजीटी है, व्हाट काइंड ऑफ कोई भी कैडर है, तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, एक कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी है कि आप कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं पिछले 2 साल से, जिसमें कैंसर भी आ गया, डायलिसिस भी आ गया है, और कोई ऑर्गन आपने रिप्लेस करवाया है, तो ऐसा कोई अध्यापक है तो वो अपने रिकॉर्ड के साथ वो प्रोटेक्शन कैटेगरी में आएगा। अगर आपका जो डिसेबिलिटी है आपकी वो 70% से ज़्यादा है तो वो भी प्रोटेक्शन टीचर में ही आता है। और चौथी कैटेगरी ऐसी है, अगर कोई महिला साथी विडो है तो उसका जो छोटा बच्चा है वो 10 साल का है अभी, तो उसको भी प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखा जाएगा। ये तो प्रोटेक्टेड टीचर कहलाएंगे, प्रोटेक्शन कैटेगरी कहलाएगी। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैं जरूर यहाँ आपको साझा करना चाहूँगा कि अभी नई पॉलिसी में ये क्लोज आया है कि एक जो अध्यापक है वो एक स्कूल में 5 साल अधिकतम रह सकता है, और साथ ही साथ एक ब्लॉक में वो 15 साल रह सकता है। तो जो प्रोटेक्शन के टीचर हैं उन पे ये क्लोज दोनों लागू नहीं होंगे, यानी कि विभाग या सॉफ्टवेयर उनको प्रोटेक्शन देता है कि वो जहां पे कार्यरत है वो वहीं पे कार्यरत बियॉन्ड लिमिट रह सकते हैं, एक बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको फोर्सफुली वहां पे रखा जा रहा है। अगर वो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनको 80 नंबर जो यानी कि मैक्सिमम मेरिट के पॉइंट है वो दे के उनको स्टेशन दिया जाएगा। मतलब उनको ये मान के चलिए कि उनकी पसंद का स्कूल मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 80 नंबर तो किसी भी सूरत में नहीं हो पाते। अगर हो भी पा रहे हैं तो उनको नो डाउट अपनी चॉइस से, अगर वो जाना चाहते हैं संबंधित स्कूल से, तो वो चॉइस का स्टेशन ले पाएंगे। और एक जैसे बात आई कि जो स्कूल टीचर है उनको अपने नज़दीक स्कूल में जाने के लिए अपने आसपास में तो कितने स्कूल उनको भरने चाहिए, और क्या ये जो नए स्कूल की चॉइस का जो अब नियम लागू किया है तो क्या इसमें सभी टीचर्स को अपने पसंद के स्कूल मिल पाएंगे? देखिए, जितनी बार भी ड्राइव चला है, यानी 2016 से लेके हम बात कर लेते हैं आज 25 तक, 4 बार ड्राइव चला है, और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि सभी अध्यापकों को उनकी चॉइस के स्टेशन मिले हों। बल्कि सॉफ्टवेयर का एक खेल भी हमें समझना पड़ेगा कि आपको उपलब्ध जो विद्यालय हैं उनमें से आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, और जब डाटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो ये बताया जाता है कि इतने अध्यापकों को इनके भरे हुए चॉइस जो है उसमें से विद्यालय मिला है। लेकिन अगर आपके पास खाने के 4 विकल्प हैं तो उन 4 में से ही अगर आपको चूज करना पड़ रहा है तो आप ये कहें आपको मन पसंदीदा खाना मिल गया है तो वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या कहा जाता है कि अध्यापक ने चॉइस भरी थी और उसको स्टेशन दे दिया, मिल गया उनके पसंद का। वो जबरदस्ती है। और अगर हम पिछली पॉलिसी से इसकी तुलना करते हैं कि पहले जोन सिस्टम था, आज आपको ब्लॉक सिस्टम दे दिया गया है। निदेशक महोदय ने सभी संगठनों की जो अलग अलग कैडर से संबंधित हैं, जेबीटी है, आपका टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, प्रिंसिपल हैं, गेस्ट एसोसिएशन है हमारी, सबकी फरवरी में इस पॉलिसी को बनाने से पहले आप कह सकते हो एक बैठक बुलाई थी, और उसमें
सजेशन लिए गए थे, सुझाव उन्होंने आमंत्रित किए। तो सभी संगठनों ने खासकर 2 मुद्दों को लेके 12-13 एसोसिएशन उस दिन मौजूद थी। जैसा अब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि सभी संगठनों को एक साथ एक टेबल पे बुलाया गया हो। ये अच्छी पहल करी निदेशक महोदय ने, हम तो उसकी प्रशंसा भी की हमने। और प्रशंसा इसलिए कि भाई ठीक है कि जिनसे संबंधित पॉलिसी है उनको आपने बुलाया है, उनसे आप डायरेक्ट सजेशन ले रहे हैं। उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। 2016 में शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कभी अधिकारियों ने संगठनों को नहीं बुलाया था। तो हमने भी शहर स्वीकार किया आमंत्रण और हम वहाँ गए। हमने वहाँ पे एक बात तो स्पष्ट तौर पे सभी संगठनों ने कही कि जी जो जोन सिस्टम था वो बहुत अच्छा सिस्टम था और उसमें प्रोबेबिलिटी जो थी हर एक अध्यापक की सब जोनों में जाने की थी। लेकिन अब आप जो ये ब्लॉक सिस्टम आप लेके आने जा रहे हो वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है और इसके जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायी होंगे। नुकसानदायी कैसे होंगे कि एक अध्यापक जो है एक ब्लॉक में अपनी 15 साल सर्विस कर चुका है, नियमानुसार अब उसको उस ब्लॉक का एक भी विद्यालय नहीं मिलेगा, शो ही नहीं होगा तो मिलेगा कहां से। उसको उम्र के अंतिम सालों में अपने घर से दूर जाके पढ़ाना पड़ेगा, यानी मजबूरी में जाना पड़ेगा। ये चीज जोनिंग में नहीं थी। जब जोन सिस्टम था तो जो युवा साथी था वो भी उन जोन में जो आपका रोटेशन था उसमें जा पा रहा था और जो सीनियर साथी था जो उम्र के आखिरी पड़ाव में है या सर्विस के आखिरी पड़ाव में आप कह सकते हो, वो भी अपनी चॉइस से अपने जोन ले पाता था। तो हमने ये चीज सब ने मिलके 12-13 संगठनों ने बिल्कुल इसका रिटर्न में विरोध किया था कि जी जोन सिस्टम अच्छा है कंपैरिजन टू आपका ब्लॉक और आप ब्लॉक को ही जोन को ही एज इट इज रखें आप। लेकिन पॉलिसी अब आपके सामने है और हम तो ये उम्मीद करके बैठे थे कि जब पॉलिसी का ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि तब तक तो ड्राफ्ट भी नहीं आया था, कि ड्राफ्ट आएगा और उस पर एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। लेकिन अधिकारियों ने ये उचित नहीं समझा और डायरेक्ट उस ड्राफ्ट को सीधा कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज दिया और अब पॉलिसी आपके सामने है। लेकिन हमारा अनुभव विश्लेषण यही कहता है कि अनावश्यक रूप से अब अध्यापकों में एक कह लीजिए पैनिक है कि ना चाहते हुए भी अध्यापक को वहां से दूसरी जगह पे जाके पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये सत्यपाल जी, ये जो प्रारूप बन के तैयार हो चुका है तो ये ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है ये कब से स्टार्ट हो जाएगी और क्या क्या टीचर को करना होगा? अभी जो 2 दिन पहले बाकायदा इसके लिए शेड्यूल प्रसारित किया गया है, वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध भी है, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में कहा गया है, डाटा अपडेट करने के बारे में कहा गया है। 10 से 12 अलग अलग डेट दी गई है और ये जो शेड्यूल है ये अलग से जारी नहीं हुआ है। जो पॉलिसी है उसके अंदर बाकायदा हर एक चीज़ के लिए टाइम बाउंडेड प्रोसेस बताई गई है। ये तो उसका एक एक्सट्रैक्ट है। अगर आप पॉलिसी को पढ़ेंगे तो पॉलिसी में हर एक चीज़ के लिए टाइम है कि भाई इतने दिन में आपको खुद का पर्सनल डाटा अपडेट करना है। पर्सनल डाटा के बाद आपके पॉइंट हैं वो पब्लिश किए जाएंगे। पब्लिश के बाद किसी को ऑब्जेक्शन है तो पहले जिला स्तर पे उसका ऑब्जेक्शन रेज करेगा, फिर उसको दूर करके स्टेट लेवल का ऑब्जेक्शन है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है इसके लिए पॉलिसी में ही 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो ये आप जो अभी शेड्यूल देख रहे हैं वो अभी उसको टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का शेड्यूल नहीं कह सकते आप, या टीचर ट्रांसफर का शेड्यूल नहीं कह सकते। वो केवल जो हमारा पर्सनल डेटा है उसका अपडेट का एक प्रोसेस कह सकते हो आप। उसके बाद आप टीचर ट्रांसफर का शेड्यूल आएगा कि जिसमें आपको आपके प्रेफर्ड स्कूल दिखाई देंगे, चॉइस आपको मिलेंगी, उसके लिए भी टाइम बाउंडेड मैनर है जो कि पॉलिसी में ऑलरेडी दिया गया है। जैसा डिपार्टमेंट ने और शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि 1 अप्रैल को नए स्कूल जो है ज्वाइनिंग वहाँ पे टीचरों को दी जाएगी, लेकिन क्या ये जो टाइम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या ये टाइम सही है? क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम इसी टाइम पे होते हैं, स्कूलों में बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम इसी टाइम होते हैं। तो जो टीचर है वो अपने स्कूल ढूंढने लग जाएंगे, डाटा अपडेट करने लग जाएंगे और बहुत सारे प्रोसीजर है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएगा, कोई कुछ करेगा। तो क्या इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। आपने ओम जी बात बिल्कुल ठीक कही है कि इसी दौरान हमारे बोर्ड एग्जाम भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम की भी हम बात ना करें, हम ये कहेंगे कि परीक्षा का समय है, वो चाहे किसी भी क्लास का है, नॉन बोर्ड का भी परीक्षा का समय होता है। पॉलिसी के नियमों की बात करें तो पॉलिसी के नियम यही कहते हैं कि आप सितंबर अक्टूबर में जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है उसका काम शुरू कर देंगे, पॉलिसी कहती है ये। और उसमें सबसे पहले बात आती है रैशनलाइजेशन की, कि पहले
कार्यभार के आधार पे, वर्कलोड के आधार पे पोस्टों का निर्माण किया जाता है। अगर सितंबर अक्टूबर में ये काम शुरू नहीं होता है तो आज ये जो काम अभी शुरू हुआ ये नहीं हो पाएगा। और अब तक के चारों बार जब भी ड्राइव चली है, इतिहास यही रहा है कि काम शुरू होता है अप्रैल मई में और वो जाते 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 अगस्त सितंबर में ड्राइव एग्जीक्यूट होता है, जबकि हमारी पॉलिसी कुछ और कहती है और काम कुछ और कहता है। तो दोनों पहलू हैं कि अगर काम अब शुरू नहीं हुआ तो अप्रैल में जो कि शेड्यूल्ड है हमारी ट्रांसफर होना या ये कह लीजिए नए विद्यालय में जाना वो नहीं हो पाएगा। और दूसरा पहलू जो अहम पहलू है कि यही जो दिन है वो परीक्षा के होते हैं बच्चों के, और अध्यापक कहीं ना कहीं व्यवस्था इन कार्यों में हो जाएगी कि वो अपना पर्सनल डाटा करेगा, अपडेट करेगा, ध्यान उसका वहाँ जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सभी अध्यापकों को यही एक गुजारिश करूँगा कि ये काम भी आपका साथ साथ चलता रहे, लेकिन बच्चों पे और आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि परीक्षा का समय है। ड्राइव पे भी कोई इम्पैक्ट ना जाए, बच्चों का परिणाम पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। एक जो मॉडल संस्कृति स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था जी। काफ़ी टाइम हो चुका है जी। लेकिन उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया है जी। तो रिजल्ट आने की क्या कितनी उम्मीद है और उस रिजल्ट का कोई बेनिफिट टीचर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलो 2% मैं मान के चलता हूँ। पहले तो आपने पूछा कि रिजल्ट कब अपलोड होगा और उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। रिजल्ट अपलोड की मैं बता देता हूँ। इस पॉलिसी के अंदर ही एक अलग अलग कैडर के शेड्यूल के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे किस किस कैडर की ट्रांसफ़र होगी। सबसे पहले हमारे जो जेबीटी कैडर है उसकी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र की जाएंगी, और दूसरे स्टेप पे जो दे रखा है वो पीएम श्री और मॉडल संस्कृति विद्यालयों के अध्यापकों के तबादले किए जाएंगे जी। उसके बाद 3 स्टेप और हैं अलग अलग, यानी कि तीसरा स्टेप प्रिंसिपल हेडमास्टर का है, हाँ जी। चौथा स्टेप जो है वो आपका जो परमानेंट पीजीटी, टीजीटी, जेबीटी सबका प्रिंसिपल हेडमास्टर, चौथा स्टेप उनका है। और 5वें स्टेप पे आपका जो गेस्ट हमारे हैं अलग अलग कैडर में उनके लिए है जी। तो ये एक सीक्वेंस बना रखा है। तो इस सीक्वेंस को देखेंगे तो पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटी और सेकंड नंबर पे नाम आता है वो है हमारा पीएम श्री और मॉडल संस्कृति। जैसे ही वो ड्राइव एग्जीक्यूट होगा उसके 1-2 दिन पहले रिजल्ट हमारे MIS के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन अब तक वो हुआ क्यों नहीं है अपलोड? क्योंकि अभी तक यही फाइनल नहीं था कि ड्राइव चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो रिजल्ट हमारा तैयार है, निदेशक महोदय से हमारी बात भी हो चुकी है। जैसे ही जो पीएम श्री मॉडल संस्कृति का डेट का ड्राइव शेड्यूल आएगा तुरंत वो 1-2 दिन पहले उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। एक बात, और जिन टीचर्स का पीएम श्री और मॉडल संस्कृत स्कूल में ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो क्या वो जनरल ड्राइव में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन दिया गया है। जो डिप्लॉयमेंट ड्राइव के बारे में बताया गया उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन भी आ चुकी हैं। उसमें क्लियर कट बताया गया है कि अगर पीएम श्री मॉडल संस्कृति में आपके प्रेफर्ड स्कूल में से आपको नहीं मिला, आपके चॉइस में से नहीं मिला, तो आप जनरल ड्राइव में आप बखूबी भाग ले सकते हैं। और आपका एक प्रश्न ये भी था कि मॉडल संस्कृति और पीएम श्री के लिए गए टेस्ट से भाई कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा जी। अब की बार जब टेस्ट लिया गया तो ये चीज़ हमने समय रहते बताई थी कि आप अब से पहले एक सेंटा कंपनी के माध्यम से टेस्ट लेके और उसके स्कोर के आधार पे आप स्कूल देते थे, लेकिन उस टेस्ट के स्कोर में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई और ये कह लीजिए कि उसमें कुछ खामियां थी, जिसके कारण विभाग ने निर्णय लिया कि ये किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से इस टेस्ट को करवाया जाए और भिवानी बोर्ड को असाइनमेंट दिया गया। भिवानी बोर्ड ने उस टेस्ट को कंडक्ट करवाया। लेकिन अब जो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर जो बताया गया है कि ये जो टेस्ट है ये केवल पास फेल का टेस्ट है, इसके स्कोर के आधार पे आपको स्कूल नहीं मिलेगा। जो स्कूल मिलेगा या विद्यालय जो MIS में जिसके मार्क्स पॉइंट है उसके आधार पे मिलेगा जी। ये तो आप कह लीजिए केवल एक स्क्रीनिंग है कि आप या तो उस स्क्रीनिंग को पास करके MIS पॉइंट के आधार पे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे जी। इस टेस्ट के आधार पे जो नंबर आए हैं उस नंबरों के आधार पे आपको स्कूल चॉइस नहीं मिलेगी, MIS के आधार पे मिलेगी। तो दोस्तों, टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके सतपाल सिंधु जी ने बहुत ही बारीकी से हमारे से बातचीत की और हर पॉइंट का, हर बिंदु को लेकर एक स्पष्टता से सारी बातें रखी है, जिससे शिक्षकों को भी फ़ायदा होगा और आम लोगों को भी, उनके घर वाले भी बड़े चिंतित है टीचर्स के कि भाई क्या उनके जो टीचर है परिवार में वो घर के आसपास आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्या नई पॉलिसी है। सब चीज़ों को बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने
एक्सप्लेन भी किया है और मुझे लगता है कि टीचर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा इस पॉडकास्ट का। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे इस चैनल पे द हरियाणा टॉक्स पे अपने कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। सिंधु जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।